फर्स्ट क्वेश्चन जो है मीन लाइफ टी इज इक्वल टू 1/λ होता है, 1/λ, और टी इज इक्वल टू दिया है 5 इंटू टी हाफ। सो टी इज इक्वल टू होगा 5 इंटू ln2/λ। सो टी इज इक्वल टू 5 इंटू ln2 इंटू टी। सो टी इज इक्वल टू हो गया 5t ln2। सो फर्स्ट इज 5t ln2, सो आंसर इज बी। सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि हाफ लाइफ रेशियो इज 8/1 and T1 and T2 are the time period for 1/4 completion of first reaction and 3/4 completion of second reaction। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं T1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.693 इंटू टी हाफ 1 इंटू लॉग 1 minus 1/1 minus 1/4, so is equal to 2.303 upon 0.693 into t half 1 into log 4/3, and t2 is equal to 2.303 upon 0.693 into t half 2 into log 1/1 minus 3/4. So t2 is equal to 2.303 upon 0.693 into t half 2 into log 4. So T1/T2 is equal to t half 1 divided by t half 2 into log 4/3 upon log 4, एंड इसको सॉल्व करने से जो आंसर आएगा वो आएगा 1:0.62। सो आंसर इज सी। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रिएक्शन दिया हुआ है ए बी रिएक्ट करके सी बना रहे हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा है इन एक्सपेरिमेंटल इन्वॉल्विंग दिस रिएक्शन द इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी आर दिस, व्हेन प्रेशर ऑफ सी बिकम्स दिस द रेट ऑफ रिएक्शन रिलेटिव टू द इनिशियल रेट। द एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन, सो रेट इज इक्वल टू k a power 1 and b power 2. So rate is equal to, for elementary reaction, the order is equal to sum of stoichiometric coefficient. So a power 1 and b power 2, and initial partial pressure of a and b are this and this. When partial of c becomes 0.3 atm in the reaction, the rate of reaction relative to the initial rate. तो सबसे पहले इस रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि ए गैसियस प्लस 2b गैसियस गिव सी गैसियस, एंड इनिशियली टी इज इक्वल टू 0, प्रेशर इज 0.4, 1 and 0, and its equilibrium, and t equal to t time 0.4 minus x, 1 minus 2x, and x is equal to 0.3, and this t is equal to t. 0.4 minus 0.3 is 0.1, 1 minus 0.6 is 0.4, and this is the 0.3, and the rate, initial rate, our initial is equal to k a power 1 is 0.40 into 1 power 2, and final rate is equal to k into
0.1 into 0.4 power 2, and the ratio is equal to 4 by 1 into 1 by 16.16. so answer is 1 by 100 and this, so answer is 25. answer is 100 16 by 100, so answer is 25 na. So R final upon R initial, R final upon R initial, so this is the equal to R final upon R initial is 1 by 4 into 0.16, so answer is 1 by 25. so answer comes out, so answer is C. 3 का आंसर C हो जाएगा, आंसर जो होगा वो C हो जाएगा. सिंपल सा क्वेश्चन था. अब फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन इज A. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट अबाउट T हाफ फॉर द रिएक्शन. nth ऑर्डर के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, A दिया हुआ है, तो T हाफ जो होगा मेनली, तो T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A पावर n-1. so ln T half is T half is equal to some constant C upon A power n-1. so ln into T half is equal to 1 minus n, so ln C plus 1 minus n ln A. so ln T half is equal to ln C plus 1 minus n ln A. so आंसर इज ln कांस्टेंट, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ln T half is equal to ln C minus n minus 1 into ln A. so आंसर इज A. फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. एंड द सेकेंड, इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखो. रेट कांस्टेंट इज फाउंड टू बी दिस. तो कह रहा है व्हाट टाइम द मोलर रेशियो ऑफ हेप्टेन टू इथेन इन द रिएक्शन मिक्सचर विल अटेन द वैल्यू 1. व्हाट टाइम द मोलर रेशियो ऑफ हेप्टेन टू इथेन इन द रिएक्शन मिक्सचर विल अटेन द वैल्यू इज 1. तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस रिएक्शन को हम देखते हैं. तो लिखा है C7H14 गिव C2H4 और प्लस C3H6. इनिशियली सपोज करो कि इनिशियल T इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन A है, तो ये 0 होगा. T इक्वल टू T पे ये कंसंट्रेशन A माइनस X होगा, तो ये कंसंट्रेशन 2X होगा और ये होगा X. अब कह रहा है कि मोलर रेशियो ऑफ हेप्टेन टू इथीन इन द रिएक्शन मिक्सचर विल अटेन द वैल्यू इज 1. सो हेप्टेन इज दिस एंड इथीन इज C2H4. सो A minus X by 2X is equal to 1 or X is equal to A by 3. and this reaction is first order reaction. The unit is per second, so reaction is the first order, and reaction is the first order, so T is equal to 2.303 upon K, 1 into 10 power minus 4 log A upon A minus X, A upon A minus A by 3. और इसको आप सॉल्व करोगे तो जो T आएगा वो आएगा 67.59 मिनट, एंड अप्रॉक्सीमेटली इट इज आंसर इज 68 मिनट. सो आंसर इज 68 मिनट. सो आंसर इज A. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल द रेट ऑफ रिएक्शन 2A plus B gives C
और क्वाड्रपल्स लिखा है, मतलब रेट 4 टाइम्स हो रहा है। सो रिएक्शन इज R इज इक्वल टू के ए पावर x इंटू बी पावर y। कह रहा है कि A कंसनट्रेशन डबल है और इसका मतलब B का कंसनट्रेशन उसमें सेम रहा होगा, तो R डैश इज इक्वल टू के टू A पावर x B पावर y। सो 4 टाइम्स ऑफ रेट इज इक्वल टू 4R इज इक्वल टू 2 पावर x इंटू R। सो x equal to 2, and this second case is when the concentration B is double, the rate remains the same. So R dash is equal to K A power x into B power y. So B is double, so 2B power y, and this is same, so R, so 2 power y into R, and this R and R is cancelled out, so y is equal to 0. So rate is equal to K A power 2 and B power 0. अब हमें इस रिएक्शन में ये चेक करना है कि किसका रेट में स्टोइकोमेट्रिक, किसका रेट में A सेकेंड ऑर्डर आ रहा है और B के रिस्पेक्ट में वो 0 ऑर्डर आ रहा है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन को चेक करेंगे। इसमें स्लो स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग होता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो B पावर 1 आएगा, सो B पावर 1 आएगा, हमें B पावर 0 चाहिए, मतलब हमारा पहला आंसर नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन को देखें तो A पावर 1 होगा और यहाँ पे D एक एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब इससे हमें इंटरमीडिएट D को निकालना होगा। तो इंटरमीडिएट D को निकालने से B में कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन आ जाएगा, मतलब हमारा सेकेंड आंसर भी नहीं होगा। अब अगर हम C के स्टेप को देखें तो इसमें A का कंसंट्रेशन भी, A का स्लो रिएक्शन है, स्लो वाला ही ऑर्डर होता है हमारा, तो A पावर 1 और B पावर 1 होगा। इसके बाद ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब C के बाद हम D ऑप्शन को देखें तो ये हमारे पास आ रहा है B पावर 1 और स्लो स्टेप, तो A पावर 2 आ रहा है। तो स्लो स्टेप ही हमारा रेट डिटरमाइनिंग होता है और A पावर 2 ही हमें चाहिए था, B पावर 0 ही चाहिए था, सो हमारा आंसर D हो सकता है। सो आंसर इज D। तो हम लोग 6 में A B C नहीं होगा बल्कि क्या होगा, D होगा, क्योंकि हमें A पावर 2 चाहिए और स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। 6 के बाद अब हम आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पे। इसे देखो, इसमें कह रहा है कि A एक प्रोडक्ट बना रहा है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है, B प्रोडक्ट बना रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A आर द हाफ लाइफ ऑफ 2 रिएक्शंस इक्वल। तो कह रहा है कि किस इनिशियल कंसंट्रेशन, A के किस इनिशियल कंसंट्रेशन पे दोनों रिएक्शन का हाफ लाइफ सेम होगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। दोनों में हाफ लाइफ का फॉर्मूला हम अगर देखें तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला 7th नंबर में, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो 0 ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ होगा ln 2/k। ये ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगा। 0 ऑर्डर के लिए होगा a0/2k। सो 0 ऑर्डर के लिए t हाफ होगा, t हाफ फॉर 0 ऑर्डर इज इक्वल टू a0/2k और t हाफ जो है ये फर्स्ट के लिए होगा ln 2/k। अब इन दोनों को हमें क्या कहना है कि किस एक एक किस कंसंट्रेशन पे दोनों का हाफ लाइफ इक्वल होगा। तो दोनों को इक्वल अगर हम करते हैं तो a0/2k इज इक्वल टू ln 2/k कर देंगे। तो यहाँ से जो a0 आएगा वो आएगा हमारा 2 ln 2 आ जाएगा और इसी को आप लिख सकते हो ln 4। सो आंसर इज A। सो आंसर इज A। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी नोन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एंड नॉट फ्रॉम द स्टोइकोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। सही कह रहा है,
क्योंकि ज़्यादातर ऑर्डर हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ही मिलता है। कुछ एलिमेंट्री रिएक्शन भी होते हैं जिसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही उसका ऑर्डर होता है, बट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादा प्रीफर होता है, इसलिए हमारा पहला वाला स्टेटमेंट सही मान सकते हैं हम। उसके बाद कह रहा है मॉलिक्यूलरिटी और रिएक्शन रिफर्स ईच ऑफ द एलिमेंट्री स्टेप्स इन ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और सिंगल स्टेप रिएक्शन, तो ये भी सही है ऐसे, तो ये भी सही है। एंड थर्ड कह रहा है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन Ma प्लस एन बी इज एम प्लस एन, तो ऑर्डर m प्लस एन हो भी सकता है और m प्लस एन नहीं भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा? इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। तो थर्ड वाला जो है वो स्टेटमेंट सही नहीं है। सो आंसर 1 and 2 आर राइट, सो आंसर इज डी। सो 8 नंबर का ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फैक्ट पे है कि अगर आप ऑर्डर के बारे में जानते हो तो ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है, जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है एलिमेंट्री रिएक्शन का, वही हमारा मॉलिक्यूलरिटी होता है। तो ये आपका सही लिखा हुआ है, बट ये जिस रिएक्शन के लिए ऑर्डर m प्लस एन बता रहा है, अगर यही रिएक्शन अगर ये लिखा होता कि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हम ये मान सकते थे कि ऑर्डर m प्लस एन होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन मेंशन किया हुआ है, इसलिए ऑर्डर m प्लस एन नहीं भी हो सकता है। सो आंसर 1 and 2 इज राइट। 9th नंबर क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। 9th नंबर में कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज सोडियम एटम, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम। ठीक है, सो आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू hc बाई लेमडा। सो आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे क्या निकल कर आएगा? hc बाई लेमडा से निकलेगा, और hc बाई लेमडा को हम जानते हैं, इसको हम 1240 बाई 242 लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो समथिंग कुछ आंसर आएगा यहाँ पे, लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान के चल सकते हो आप। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, बट मैं अप्रॉक्सली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लेता हूँ। और आपको याद होगा कि 96 जो है 96 किलोजूल पर मोल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 96 किलोजूल पर मोल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96 किलोजूल per mole. So approximately answer is 5 into 96 kilojoule per mole. So answer is approx 494.73 kilojoule per mole. So 9th का आंसर होगा A। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन दिया हुआ है, और उस स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के साथ कुछ बड़ा सा इक्वेशन बनाया हुआ है। उसमें कह रहा है कि ए नॉट एंड जेड आर द कांस्टेंट इन विच आंसर कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड सिग्मा इज इक्वल टू 2zr बाई ए नॉट, देन नियरेस्ट एंड फार्थेस्ट पोजीशन ऑफ रेडियल नोड फॉर न्यूक्लियस। तो आपको भी पता है कि जब कोई नोड मिलता है तभी मिलता है जब साई स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। तो एट नोड पॉइंट, एट नोड, या चाहे वो रेडियल हो चाहे वो एंगुलर नोड हो, तो एट नोड हम ये कहते हैं कि साई स्क्वायर 0 होता है। तो इसकी स्क्वायरिंग करके आप इसको क्या करोगे? 0 करोगे। तो अगर आप इसको 0 करोगे तो ये कब 0 हो सकता है? जब हमारा ये वाला पूरा टर्म जो है सिग्मा माइनस 1 सिग्मा स्क्वायर 8 सिग्मा प्लस 12, और ये आगे पूरा ब्रैकेट में ई पावर में समथिंग दिया हुआ है, तो ई पावर में माइनस सिग्मा बाई 2 दिया हुआ है। तो अगर ये हमारा 0 हो जाता है तभी ये वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा अगर, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे साई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट हमें 0 होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं होगा तो फिर आपका ये 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप सिग्मा को अगर 0 करने की कोशिश करें कि सिग्मा हमारा 0 है, तो ई पावर 0 1 होता है। सो हमारा ये वाला पार्ट हमारा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर आपको रेडियल नोड बनाना है तो ये 0 होना चाहिए। सो हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा माइनस 1 और साथ में है सिग्मा स्क्वायर
-8 सिग्मा प्लस 12 इक्वल टू 0। इनमें से कोई भी 0 एक हो जाएगा तो ये 0 ही होगा, मतलब सिग्मा -1 0 हो तब भी ये 0 हो जाएगा। सो सिग्मा -1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे सिग्मा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। सो सिग्मा इज इक्वल टू 1, सिग्मा इज इक्वल टू 1। और इसी को हम इसमें भी लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर -8 सिग्मा प्लस 12। तो इसको आप तोड़ोगे अगर तो सिग्मा स्क्वायर -8 सिग्मा प्लस 12 इक्वल टू 0। सो सिग्मा स्क्वायर माइनस, अगर हम इसको तोड़ कर लिखना चाहें +12 बनाना है तो 6 2 ले सकते हैं ना। तो 6 सिग्मा -2 सिग्मा प्लस 12 इक्वल टू 0। सो यहाँ से जो सिग्मा आएगा सिग्मा -6 एंड सिग्मा -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सिग्मा आ गया 6 एंड 2, 2 आ गया, सिग्मा 6 भी आ गया और 2 भी आ गया। अब नियरेस्ट रेडियल नोड के लिए सिग्मा 1 रख लो और फारदेस्ट रेडियल नोड के लिए सिग्मा को 6 रख लो। तो नियरेस्ट के लिए आप क्या रखोगे भाई, नियरेस्ट के लिए सिग्मा 1 रख लो। और अगर आपने सिग्मा 1 रखा तो आर सिग्मा इक्वल टू 2ZR/A0 है। सो आर यहाँ पे आ जाएगा इस वाले रिलेशन से, देखो तो ये आ जाएगा 1 × A0/2Z। पहले का आंसर होगा A0/2Z। और दूसरे वाले के लिए अगर हम करेंगे तो 6 रखोगे, तो 6 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 6A0/2Z, मतलब 6A0/2Z। तो आप लिख सकते हो कि 3A0/Z। सो अगर हम फारदेस्ट के लिए बोलेंगे तो सिग्मा इक्वल टू 6 हो जाएगा। सो अगर हम फारदेस्ट के लिए बोलेंगे तो हमारा सिग्मा जो होगा वो कितना होगा, 6 हो जाएगा। सो सिग्मा इक्वल टू 6, सिग्मा इक्वल टू 6 हो जाएगा। और सिग्मा इक्वल टू अगर 6 होगा तो आंसर आएगा 3α0/Z। सो आंसर इज सी, 3α0/Z। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ऑप्शन में पहला दिया है dB/dt। तो अगर हम dB/dt लिखेंगे इसमें तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे dB/dt इज इक्वल टू, ये हम लिख सकते हैं dB/dt इज इक्वल टू, फर्स्ट में देखो dB फॉर्म हो रहा है तो रेट होगा K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A। और इस रिएक्शन में B क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। सो रेट होगा -K2 इंटू B। सो पहला आंसर राइट है, सही ही दिया हुआ है। अब हम dC/dt लिखेंगे तो dC/dt में क्या हो रहा है, C बन रहा है तो ये होगा K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B। और यहाँ पे C क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, दोनों में C फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे जुड़ेगा। बट यहाँ पे 2 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो यहाँ पे 1/2 dC/dt होगा। सो ये 2K3 हो जाएगा। सो 2K3 इंटू D, 2K3 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ D। सो B भी सही है। और आपसे पूछ क्या रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। इफेक्टिव K क्या होगा, तो आप कह सकते हो कि जो K इफेक्टिव ऑफ A अगर हम बोलेंगे तो इफेक्टिव K ऑफ K इफेक्टिव ऑफ A अगर हम बात करें तो K1 तो ठीक है, K1 होगा। और अगर हम इस रिएक्शन को इसी तरह से अगर हम बना लें तो यहाँ पे लिख सकते हैं -dA/dt इज इक्वल टू K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1/2 dA/dt। सो ये 2K4 हो जाएगा। सो K1 प्लस 2K4, सो K इफेक्टिव इज K1 प्लस 2K4। और अगर हम इसी से एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्टिव निकालें, ई इफेक्टिव निकाल के देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका K1 इंटू E1, ये आएगा K1 इंटू E1 प्लस 2 इंटू K4 इंटू E4 और डिवाइडेड बाई K1 प्लस 2K4, K1 प्लस 2K4।
K1 प्लस 2K4, ये आपका आंसर होगा, मतलब K1 प्लस 2K4। सो सी जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ है, सो आंसर है सी। इसके बाद आता है 12 नंबर, डिफरेंस बिटवीन nth एंड n+1th बोर्स और रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू इट्स n-1th बोर्स रेडियस, द n इज। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि रेडियस निकालने के लिए होता है r0 इंटू n स्क्वायर बाई जेड। सो फर्स्ट इज nth के लिए हम लिख सकते हैं nth is equal to r0 into n square, for hydrogen atom z is equal to 1 and rn+1 अगर मुझे लिखना हो तो हम लिख सकते हैं r0 into n+1 स्क्वायर, r0 into n+1 स्क्वायर। और rn-1th लिखना है तो हम लिख सकते हैं r0 n-1 का स्क्वायर। अब कह रहा है इक्वल टू दिस, डिफरेंस बिटवीन दिस, सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं r0 इंटू n स्क्वायर, r0 इंटू n स्क्वायर, r0 इंटू n स्क्वायर माइनस r0 इंटू n स्क्वायर, r0 इंटू n स्क्वायर माइनस r0 इंटू n स्क्वायर माइनस r0 इंटू n+1 स्क्वायर इज इक्वल टू r0 इंटू n-1 स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, r0 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल आउट, सो n स्क्वायर माइनस n+1 स्क्वायर इज इक्वल टू n-1 स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे डिफरेंस n+1 से ले लेना, ज़्यादा सही रहेगा। n इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। n इज इक्वल टू यहाँ से सॉल्व करने से n क्या आएगा, 4 आ जाएगा। सो n इज इक्वल टू 4। सो 12 में आंसर होगा डी। 13 में आ जाते हैं। 13 में सॉल्यूशन कैसे बनेगा ये देखिए। 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 में हाफ लाइफ दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि नॉट मोर देन दिस आफ्टर 36 आवर, मतलब 6 हाफ लाइफ्स। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्टिविटी? तो 6 हाफ लाइफ्स का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक्टिविटी आफ्टर n हाफ लाइफ्स बताएंगे तो एक्टिविटी कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका एक्टिविटी इज इक्वल टू एक्टिविटी आफ्टर 6 हाफ लाइफ्स, आफ्टर 6 हाफ लाइफ्स ये आएगा a0 बाई 2 पावर 6। सो a0 बाई 2 पावर 6 इज इक्वल टू, अब कह सकते हो a0 इज इक्वल टू a0 बाई 2 पावर 6 एंड दिस इज 0.01। सो 0.01 माइक्रो क्यूरी। सो a0 इज इक्वल टू होगा 2 पावर 6 इज 64। सो आंसर इज 0.64। 0.64 इज आंसर इज डी। द क्वेश्चन नंबर 14 में हम ये कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम इट्स लेवल टू नेक्स्ट लोअर लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता क्या है, NH बाई 2 पाई, NH बाई 2 पाई। और यहाँ पे अगर हम n की बात करें तो हमें n पता नहीं है, तो पहले हम n फाइंड कर लें और जैसे ही n फाइंड होगा फिर हम वहाँ पे वेवलेंथ के फॉर्मूला से उसको निकाल लें। तो सबसे पहले हमें एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम मतलब MVR इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई, MVR इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई एंड दिस इज इक्वल टू 4.8
2178 4.2178 इंटू 10⁻⁻34, ये आ गया आपका 4.2178 इंटू 10⁻⁻34। सो n यहाँ से फाइंड करने पे आपका आ जाएगा n इज इक्वल टू 4। और अब आपसे कह रहा है कि वेवलेंथ क्या होगा फ्रॉम दिस लेवल टू नेक्स्ट लोअर लेवल, मतलब 4 से 5 के बीच की बात हो रही है। नेक्स्ट लोअर लेवल मतलब 4 से 3 पे आएंगे हम लोग। तो 1/λ इक्वल टू होता है RH इंटू जेड स्क्वायर, सो 1 इंटू 1/n1 स्क्वायर, सो 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। सो यहाँ से वेवलेंथ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, सो 9 इंटू 16। सो यहाँ से आप कैलकुलेट करके इसको ला सकते हो। तो RH इंटू 1 इंटू 16 इंटू 9 एंड 7/16 इंटू 9, 7/16 इंटू 9। सो लेमडा इज इक्वल टू 16 इंटू 9/16 इंटू 9/7 RH। और आपको पता है कि 1/RH जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 912 एंगस्ट्रॉम होता है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा आंसर 1.8 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, अनसर्टेनिटी इन द स्पीड ऑफ मूविंग एटम ऑफ मास इतना इज दिस, व्हाट इज द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स पोजिशन। एज वी नो डैट डेल्टा x इंटू m डेल्टा v इज इक्वल टू h/4 सो डेल्टा x फाइंड करना है एंड मास इज 200 AMU। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 200 AMU को आप ग्राम में चेंज कर लो, ये होगा 200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और इसको आप केजी में बदलने के लिए 1000 से और डिवाइड कर दो, केजी में बदल जाएगा क्योंकि एक ही यूनिट रखोगे। और डेल्टा v जो है 100 दिया हुआ है इक्वल टू h/4, h इज़ 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14। सो आप जब इसे सॉल्व करो तो कितना आएगा, ये 10 बार में कैंसिल हुआ। अब ये डेल्टा x इज इक्वल टू यहाँ से होगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24। इसको आप अगर सॉल्व करो तो इससे जो रिज़ल्ट आएगा वो आप सॉल्व कर लीजिए, 1.59 इंटू 10⁻12 मीटर। सो आंसर इज बी।